नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें कि हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे थे। सीडीपी का सिलेबस हमने कवर कर लिया है। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारी पहली क्लासेस है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर शुरू करने जा रहे हैं, सॉल्व करेंगे इनको। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो चिंतन को बढ़ावा देने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं जिसमें क्यों तरीके पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं, है ना। क्यों, कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन है जो ये हमारे चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन क्या है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि आपके शहर में पानी कहाँ से आता था। इसमें सिंपल सा आंसर होगा। आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानी है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और आपके देश का नाम, मानचित्र में इसकी भूगोलिक स्थिति क्या है, ये भी हमारे डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए आएगा जो कि सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण को तार्किक व सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये आपका आंसर होगा। देखिए, कोई भी प्रमाण है उसका तार्किक पहले होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत होगा। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है, ये भी गलत है। ठीक है, और व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। देखिए, समावेशी शिक्षा हमने पढ़ा था जिसमें सभी बच्चों को उनकी व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होते हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है और उनको एक साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। ठीक है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान या व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग तरह के होंगे, तो पाठ्य जो चर्या हमारे उसमें लचीलापन आना चाहिए ताकि हम सभी बच्चों को साथ में ले चलें। ठीक है, ये थोड़ी कि जिसको पहले समझ आ गया तो हम आगे बढ़ते रहें। मतलब हमें सभी बच्चों को साथ में लेके जाना चाहिए। इसके लिए हमें हमारे जो पाठ्य चर्चा है उसमें क्या होना चाहिए, पाठ्यचर्या में हमारा लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, उसमें चेंजमेंट किया जा सके ताकि। नेक्स्ट हमारे क्या, निम्नलिखित कथनों में इसको पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे व लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में विभिन्नता है। बिल्कुल विभिन्नता है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की जी हैं जो वो सामाजिक रूप से डिपेंड करते हैं कि जो वो क्या कहते हैं, भाषा जो वो समाज में रहकर सीखी जाती है, और जो क्या है, जो जीन पियाजे है वो क्या करते हैं, वो जन्मजात मानते हैं इस चीज़ को, है ना। कारण क्या है कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, देखिए ए तो सही है क्योंकि विभिन्नता है। ठीक है, और आर भी सही है क्योंकि इसमें क्या करते हैं, खोज अधिगम में बच्चे शिक्षक अवसर प्रदान करता है, तभी तो विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, यानी कि सेकंड वाला। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रभावशाली विद्यार्थियों और कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। देखिए, समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, ये समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ये शारीरिक विकास की तेज गति। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 4th। ठीक है, क्यों, देखिए एक तो उसमें उनमें समझ की अग्रवर्ती की गहनता होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या, दूसरे क्या होगा हमारा कि सीखने की उनकी गति भी तेज होती है, तो ये प्रभावशाली व्यक्तियों की विद्यार्थियों की पहचान होती है। ठीक है, दूसरों पर तो निर्भर रहेंगे नहीं, और शारीरिक विकास का इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनमें प्रभावशाली जो कि बुद्धि के रूप में दिखाई जाती है। ठीक है, इसकी बात की गई है। नेक्स्ट हमारा है, श्रवण बाध्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाध्यता जो बच्चे सुनने में जिनको दिक्कत होती है, ठीक है, ये सुन नहीं पाते हैं। श्रवण बाध्यता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर उनको सुनाई ढंग से नहीं देखा तो बोलने में तो उनको प्रभावित होगा ही उनका। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं, अगर जो बच्चे सुन नहीं पाते उनकी बोलने में भी क्या करता है, वो चीज़ प्रभावित होती है, उनकी कम्युनिकेशन में भी उनको दिक्कत करती है। ठीक है,
जब उनको सामने वाले की बातें समझ में नहीं आएगी तो क्या कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट हमारा है समावेशन में के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान हैं जबकि डैश में विभिन्न है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आएगा, देखिए समायोजन में समान होती है और संशोधन में भिन्न होती है। समावेश जिसमें सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाया जाता है, इसमें क्या होता है, सीखने की अपेक्षाएं सब में क्या होती है, समायोजित की जाती है, सबसे एक जैसी अपेक्षाएं रखी जाती है, और जबकि संशोधन में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। लेकिन सबको अलग अलग तरीके से भी सिखाया जाता है। अगर किसी को कोई बहुत तेजी से सीखता है, कोई धीरे से सीखता है, तो सबको साथ लेके चला जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ज्ञान व्यक्तिपरक है, बिल्कुल व्यक्तिपरक, बिल्कुल व्यक्तिपरक होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वे शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है, ये हमारा गलत होगा, ठीक है। क्योंकि प्रभावी अधिगम के लिए बच्चों को बाहरी रूप से प्रेरित नहीं करने की आवश्यकता होती है, बल्कि वो आंतरिक रूप से स्वयं प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, तो ये तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अप्रेरणा क्या होता है, जिसमें हम स्वयं खुद किसी चीज़ को सीखने के लिए व्यक्तिगत आनंद के लिए सीखते हैं कोई चीज़, ठीक है। नेक्स्ट तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ये कि हमारा आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारे क्या, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों का समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो देखिए, समालोचनात्मक आत्मचिंतन मतलब खुद का चिंतन करना है कि क्या हम इस बारे में सही सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, कि जो पुरानी रूढ़िवादिता सोच आ रही है उसमें हम सही हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है आत्मचिंतन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, महारत या निपुणता लक्ष्य बोलते हैं जिसको, या महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए, महारत लक्ष्य क्या होता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, खुद की कौशल और कार्य की समझ में सुधार पर केंद्रित करता है, मतलब अपने काम में सुधार करने के प्रयास करता है। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य होता है, इसका क्या होता है, मतलब अपने दिखावा के लिए। प्रदर्शन क्या होता है, दिखावा ही तो होता है, यानी कि जिसमें हमें उच्च ग्रेड मिले या बाहरी पुरस्कार मिले, उस चीज़ के लिए जो मेहनत होती है उसको प्रदर्शन लक्ष्य कहते हैं। जो हमारा टारगेट होता है वो प्रदर्शन लक्ष्य होता है, ठीक है, जिसमें दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, क्योंकि ये अलग होते हैं, माता पिता से अलग होते हैं रिश्ते और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, क्योंकि बचपन भाई बहनों के साथ बहुत गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए क्या है हमारा, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी विभिन्नताएं मौजूद होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, बिल्कुल विभिन्नताएं तो मौजूद होती हैं, और कारण क्या है कि विकासात्मक अंतर अनुवांशिक अनुभवात्मक विभिन्नताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, ठीक है। तो ये भी सही है, क्योंकि सबकी आनुवंशिकता अंतर में विभिन्नता होती है, तभी तो उनकी विकास दर भी अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। तो दोनों सही है, दोनों आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट हमारे क्या, निम्नलिखित कथन में से विकास के किसी सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब क्यों कठिनाई होती है, क्योंकि भाषा का पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर करता है, गलत। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है, गलत। विकास व्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, गलत है, ठीक है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि भाषा का एक संवेदनशील काल होता है, उस काल में अगर बच्चा भाषा नहीं सीख पाता तो उसको आगे जाकर भाषा सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वह विद्यार्थी जो पठन विकल्प से जूझ रहे हैं, यानी कि जिनको कि पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, को पढ़ना सिखाया जा सकता है। कैसे सिखाया जा सकता है, उन्हें कई विकर्षणों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन करके, उच्च ग्रेड्स के पठन ग्रंथ प्रदान करके, ठीक है। देखिए, जब उनको पढ़ना ही नहीं आएगा था
पठन ग्रंथ देकर हम क्या करेंगे उनको, है ना। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड का प्रयोग करके, दंड वाला तो बिल्कुल ही गलत होगा हमारा, ठीक है। या प्रणालीगत ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से, ठीक है, जिसको कि प्रणालीगत यानी कि जिस उनको ध्वनिया को परीक्षण देके, ठीक है, ध्वनिया जैसे अ, ई, इन ध्वनियों का बार बार अभ्यास करा के, तो ये हमारा फोर्थ सही होगा। हमें उनको अभ्यास करा के हम उनका क्या कर सकते हैं, उनको पढ़ना सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बोध आधारित, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा इसका। नेक्स्ट हमारा क्या है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं आवश्यकताएं विविध है, उन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना ही पूरा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा क्या है, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बोध आधारित शिक्षण क्या होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाता है ताकि वो क्या कर सकते हैं, ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है, ठीक है। अगर कोई बच्चा जटिल समस्या से जूझ रहा है तो मतलब जो शिक्षक है किस तरह से मदद कर सकता है उसके कौशल को विकसित करने में, ठीक है, ताकि उस समस्या का समाधान कर सके। तो सबसे पहले क्या है, उसे मंथन करने और मंथन यानी सोचने के लिए, ठीक है, और विचार उत्पन्न करने के लिए वो प्रोत्साहन करके, तो सबसे ऑप्शन नंबर एक ही सही, फर्स्ट हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, उसे कहकर ये समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये तो हो नहीं सकता। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने के लिए हितोत्साहित करके, ये भी गलत है हमारा, और उसे उत्तर प्रदान करके, तो ये भी नहीं होगा सही, तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है, सजा और शर्मिंदगी के डर पर, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे दंड की बात होगी तो वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सहकारी अधिगम, ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा। सहकारी अधिगम क्या होता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर क्या करते हैं, किसी भी चीज़ एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं, यानी कि ग्रुप में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षाओं के लिए अनुकूल वातावरण क्या होगा, सहकारी अधिगम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अधिगम प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कंपटीशन थोड़ी करवाना हमने बच्चों से, ठीक है। अनुबंधन या पुनर्बलन, ठीक है, तो बार बार रिपीट करके तो ये तो रटने वाला काम हो जाएगा, है ना, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि विकास प्रकृति में असतत है, आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क से होता है। देखिए वाइगोत्स्की जी का क्या है, जिसमें भी सामाजिक संपर्क आ जाएगा तो वो हमारा लेव वाइगोत्स्की का ही है, ठीक है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की जी का मानना क्या था कि बच्चों का जो भी विकास होता है वो समाज के अंदर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, ठीक है, तो क्या क्या है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों को व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों में जेनेटिक कोड पर निर्भर करते हैं, बच्चों के विकास में सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो जो जीन पियाजे का गुणात्मक रूप से सिद्धांत है वो क्या करती है, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, बच्चों के विकास में सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि पूर्ण रूप से विकास के बारे में दिखाती है, ठीक है, संपूर्ण रूप से हर क्षेत्र के विकास इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की सीमा है। देखिए वह संज्ञानात्मक विकास की भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, ना संज्ञानात्मक विकास के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता, बिल्कुल रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास के में जैविक कारकों की भूमिका में ध्यान नहीं रखता, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव पर ध्यान नहीं रखता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। क्योंकि जीन पियाजे जी ने क्या कहा था कि उन्होंने बच्चों की हर चीज़ पर ध्यान दिया था, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया था, सामाजिक पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि सब बच्चों के एक ही स्टेप है और इन्हीं स्टेपों से उनमें विकास होता है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट किसी बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो वो उससे ज़्यादा अच्छे से विकास करेगा, या किसी बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो वो उस हिसाब से उसका विकास उस हिसाब से होगा। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सामाजिक कारकों जो कारक है या संस्कृति के जो प्रभाव है उन पर ध्यान नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7वीं की शिक्षिका है उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर, ठीक है, और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है, ठीक है। कारण क्या है कि लैंगिक जो जेंडर है वो अंतर जन्मजात है और समाज में
माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो देखिए जो लैंगिक जेंडर है वो अंतर जन्मजात है। क्या समाज इसमें मतलब इसका कोई रोल नहीं है? बिल्कुल है समाज का। बचपन से ही तो हमारे दिमाग में ये भेदभाव डाला जाता है कि लड़कियों के क्या कार्य है, लड़कों के क्या कार्य है ना। तो जेंडर है जो अंतर जन्मजात तो है ही, लेकिन इसमें समाज का भी रोल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए सही होगा, लेकिन आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि जो गणित प्रोफेसर है वो जेंट्स फीमेल मेल दोनों हो सकते हैं, जो नर्स है वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और आर हमारा गलत है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक से प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन आएंगे हमारे बी, सी और डी। नेक्स्ट हमारा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है, ठीक है। तो क्या हमारा है इसका ऑप्शन? क्या हमारा? देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, ठीक है। कि सबका एक रोल होता है, लड़की का कुछ रोल हुआ है, लड़कों का कुछ रोल है, ठीक है। तो ये हमारी क्या जेंडर भूमिकाएं हैं और इन्हें कब से सीखा जाता है? बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से सीखा जाता है और बड़े होने यानी जब हम बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तभी भी इनके बारे में सीखा जाता है, ठीक है। मतलब उम्र भर चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? बुद्धि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा 24 का। नेक्स्ट हमारा क्या है? बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच विभिन्नता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? देखिए, बुद्धि वातावरणीय कारकों को प्रभावित नहीं करती है, बिल्कुल करती है। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल होती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण की एकमात्र साधन है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदल सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बुद्धि है जो उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, हमने पढ़ा भी था, ठीक है, और ये समय के साथ बदलती रहती है। नेक्स्ट हमारा तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रतिस्थापित किया था? ठीक है, तो ये कौन थे हमारे? ये थे हमारे हार्वर्ड गार्डनर। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की थी और बुद्धि को एक वैकल्प सिद्धांत प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट हमारे क्या है? लॉरेंस कॉल्बर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलीगन द्वारा, ठीक है। तो ये आपको कराया भी गया था। तो क्या थी उन्होंने क्या आलोचना की थी कॉल्बर्ग के सिद्धांत की? क्योंकि नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी इसकी आलोचना, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? मेल को तो इसमें इन्वॉल्व किया था, लेकिन इनको फीमेल को उन्होंने अवॉइड किया था, ठीक है। फीमेल को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने के लिए मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? अधिक संज्ञानात्मक क्या होती है? यानी कि खुद का संज्ञान करना, ठीक है, अपने कौशल को खुद देखना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ये तो नहीं होगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना कि वे स्वयं अपने अधिगम का चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि अधिसंज्ञान मतलब क्या होता है? खुद का चिंतन करना, खुद के बारे में देखना कि हमने अभी तक हमारे में क्या इंप्रूवमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हमारे क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थी को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे क्या है? उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरणों द्वारा विद्यार्थी भ्रमित होते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, इसमें क्या है कि पहला तो हमारा सही है ए, ठीक है, क्योंकि उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए विद्यार्थियों को, ठीक है, ताकि उनको समझ में आए, ठीक है। लेकिन आर गलत है। अगर किसी उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने पे विद्यार्थी भ्रमित थोड़ी होंगे। ये थोड़ी कि उदाहरण दिया है तो उनकी संकल्पना मजबूत हो जाएगी, अगर किसी को उदाहरण नहीं दिया तो भ्रमित हो जाएंगे, ठीक है। बल्कि उदाहरण से तो संकल्पना मजबूत होती है, लेकिन भ्रमित नहीं होती गैर उदाहरणों से, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन तो सही होगा, लेकिन आर हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन हमारा। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीख सकते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करे, फिर उसे भौतिक रूप पर आए, ठीक है। वो पहले उस पर चर्चा करे जिससे के बारे में विद्यार्थी को पता नहीं है, फिर उस पर आए जो उससे पहले से जानता हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले जो जानता हो उसके बारे में चर्चा की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है?
अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसके बारे के ऊपर आए। बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर मैंने किसी कक्षा में सौरमंडल पढ़ाना है तो सबसे पहले मैं क्या बोल रही हूँ, सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें आती है उन सबके बारे में बताऊंगी ना। फिर उसके बाद बारीकियों पे आऊँगी कि बुध ग्रह क्या है, पृथ्वी कितने नंबर पे आता है, पृथ्वी के बारे में, मंगल के बारे में, तो तब मैं बारीकियों के बारे में, पर चीज़ के बारे में पढ़ाऊंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ठीक थर्ड है जो सही होगा। ठीक है, पहले हम अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय देंगे, जिसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका संपूर्ण परिचय देंगे, फिर उसके बारीकियों पे आएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज CDP के 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी आज की क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।